बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, 5 अक्टूबर को इसी साल कराची में 90 से हमें बताया गया कि असलहे की एक बहुत बड़ी खेप जो है वो बरामद हुई है अजीज़ाबाद से, एक घर से, और उस घर के हवाले से बताया गया कि काफ़ी अरसे से बंद पड़ा था। वहाँ पर पानी की टैंकी में से एक असलहे की बड़ी खेप मिली है, उसमें कुछ नेटो का असलहा है, कुछ सरकारी असलहा बताया गया। इस हवाले से मुख्तलिफ बयानात आए, मुबारकबाद दी गई कराची की पुलिस को कि उन्होंने कराची शहर में एक बहुत बड़ी दहशतगर्दी होने से लोगों को बचा लिया है, और फिर बाकायदा तौर पर यह भी बताया गया कि ये जो असलहा था इसको किस तरीके से हासिल किया गया था, भत्ताखोरी के पैसे से, और इन तमाम कार्रवाइयों से ये असलहा जो है वो हासिल हुआ था। और ये एडिशनल IG मुश्ताक मेहर साहब ने कहा था, और उनसे जब ये पूछा गया कि कौन सी सियासी जमात इन्वॉल्व हो सकती है इसमें, तो उन्होंने कहा कि जब मैंने 90 का नाम ले लिया है, जब मैंने अजीज़ाबाद का नाम ले लिया है, तो उसके बाद किसी जमात का नाम लेने की गुंजाइश बचती नहीं है, तो आपको ये खुद ही समझ जाना चाहिए। अब उस पर पेशरफ्त क्या हुई है वो भी आपको बताते हैं। CM सिंध, अगर आपको याद हो, मुराद अली शाह साहब ने ये बात की थी कि इस केस के हवाले से ये तमाम चीज़ें सामने रखते हुए जो एंटी करप्शन लॉ है उसको भी अमेंड किया जाएगा, ताकि जो अजीज़ाबाद वेपन केस है इसको प्रोब किया जा सके। ये चीज़ भी हमने सुनी, लेकिन अब पुलिस ने अदालत के अंदर ये कह दिया है कि इस हवाले से कोई शवाहिद हम इकट्ठे नहीं कर पाए हैं। क्या वजह बनी कि 1.5 माह के बाद ही पुलिस को अपने हाथ खड़े करने पड़े हैं? कौन सी ऐसी मजबूरी थी? और शवाहिद जिसके बहुत ज़्यादा दावे किए गए थे कि ये वो वाक़या है कि शायद कराची की तारीख़ का नहीं बल्कि सिंध की तारीख़ का इसको कहा गया कि दहशतगर्दी का सबसे बड़ा वाक़या होने से हमने बचा लिया है, और इसमें जो असलहा था उसमें एंटी एयरक्राफ्ट गन्स थी, रॉकेट लॉन्चर्स थे, SMGs, LMGs, हैंड ग्रेनेड्स, बहुत तमाम चीज़ें जो है वो आवाम के सामने रखी गई। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, DG रेंजर्स ने इस हवाले से क्या कहा था, पहले ज़रा आपको वो सुनाते हैं। जारी है, उसमें कराची पुलिस की बहुत सारी कामयाबियाँ हैं, और मैं ये समझता हूँ कि ये सबसे बड़ी कामयाबी। इसमें बहुत सारे हथियार जो मुख्तलिफ कैलिबर्स के हैं, और इन हथियारों, इन वेपन्स में ज़्यादातर असाल्ट वेपन्स हैं, जो आप समझते हैं कि असाल्ट वेपन्स जो हैं हैवी कैलिबर के हैं, और वो बड़ी लड़ाई में इस्तेमाल होने वाले हथियार हैं, जो सारे के सारे इन्होंने निकाले हैं। जो क्रेडिट है वो कराची पुलिस को जाता है कि उन्होंने इसकी इंफॉर्मेशन निकाली, इसको रिकवर किया, और शहर को और शहरियों को और पुरअमन शहरियों को, मासूम शहरियों को, जिनके लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा था, उस ख़तरे से महफूज किया। मासूम शहरियों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता था, उस खतरे से महफूज किया, और कराची पुलिस को मुबारकबाद दी DG रेंजर्स ने। और इसी हवाले से साबिक गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद साहब ने क्या कहा था वो भी सुनिए। जी से मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा असलहा पकड़ा गया। ये असले खरीदे गए थे फौज से लड़ने के लिए। ये फौजी असला है जो कि एहतमाल ये है कि ये फौज से लड़ने के लिए खरीदा गया था, या रेंजर से लड़ने के लिए खरीदा गया था, या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज पुलिस से लड़ने के लिए खरीदा गया। हम आइडेंटिफाई किसी हद तक तो कर चुके हैं कि ये इसके पीछे, और ये चले मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ सियासी जिम्मेदार थे। एक तंजीमी कमेटी यहाँ पे एक पॉलिटिकल पार्टी की होती थी, उसके कुछ जिम्मेदार थे। किन लोगों ने खरीदा था, किन्हों ने सप्लाई किया था, कुछ उनके भी नाम भी हमें पता चलने शुरू हो गए। CM सिंध मुराद अली शाह साहब ने इस हवाले से क्या कहा था वो भी सुनिए। और एंटी करप्शन लॉ को अमेंड करने की बात भी हुई थी उनकी जानिब से, सिर्फ और सिर्फ इस वाक़े को प्रोब करने के लिए। उन्होंने क्या कहा था ये भी सुनिए। ये जो असले का तादाद कराची में था वो इतना ज़्यादा था, और अभी से नहीं, बहुत पहले से डंप किया हुआ था। बहुत पहले से मतलब कि कोई इमीडिएट पास्ट में नहीं था। उसकी सारी तहकीकात होंगी, और ये असला लगता तो ऐसे कि कई जगह से जमा होकर एक जगह डंप किया गया हुआ, उसकी तहकीकात कर रहे हैं। वो इंशाल्लाह ताला जो तय तक इस बात की पहुँचेंगे कि असला सिर्फ पकड़ना मकसद नहीं है, लेकिन इसको रखा किसने और इसके पीछे क्या मकासद थे। इसके पीछे क्या मकासद थे, ये तमाम चीज़ें जो है वो अवाम के सामने लाएंगे। एडिशनल IG मुश्ताक मेहर साहब ने इस हवाले से क्या फरमाया था वो भी आपको सुनाते हैं। 90 के करीब एक मकान से, जो कि कुछ अरसे से बंद था, उसमें से छापा मारा गया। गिरफ्तार मुलजिम के इंकशाफात में असले की ख़रीदारी में पता चला है कि एक सियासी पार्टी मुलविस है, और उसमें कई बड़े नाम भी आ रहे हैं जिसकी हम तफ्तीश कर रहे हैं कि असला किसने ख़रीदा था,
और किसने छुपाया था और आखिरकार मकसद क्या था। लंदन में मुकीम कुछ अनासिर राह से मिलके और साउथ अफ्रीका ग्रुप वो शामिल है और उनका मकसद था कि 9 या 10 मुहर्रम के इर्द गिर्द कोई बहुत बड़ी दहशतगर्दी की जाए। असला जो है वो आपको पता है भत्ताखोरी और दूसरे जो नाजायज़ काम होते थे, चाइना कटिंग वगैरह, उन पैसों से ख़रीदा गया। अब इन चारों की गुफ्तगू आपने सुनी कि उस वक्त इस वाक़े के बाद इन्होंने क्या कहा था और ये फैक्ट इस्टेब्लिश भी किया जिस तरीके से आवाम से बात हुई, मीडिया से बात हुई कि हम आइडेंटिफाई भी कर चुके हैं कौन लोग थे। एक सियासी जमात की तंजीमी कमेटी के लोग थे। फिर ये भी हमें बताया गया कि लंदन में बैठ के कुछ अनासर जो हैं वो रॉ से मिलकर और साउथ अफ्रीका में कुछ लोगों से मिलकर उन्होंने ये किया है। नेटो का असलहा था, भत्ताखोरी के पैसे से, टारगेट किलिंग के पैसे से ये तमाम चीज़ें खरीदी गई। तो फिर क्या वजह बनी कि ये तहकीकात रोकनी पड़ी और कराची पुलिस ने अदालत के अंदर ये बात कह दी कि हम इस हवाले से शवाहिद इकट्ठे नहीं कर सके हैं और इसी ज़िम्न में उन्होंने पुलिस ने इस्तदा की कि नेशनल जुडिशल पॉलिसी के तहत अदम शवाहिद की बुनियाद पर इस मुकदमे को खारिज कर दिया जाए और अदालत ने मुकदमा जो है वो दाखिले दफ्तर करने की मंजूरी भी दे दी। अदालत की मुकदमा ए क्लास करने की रिपोर्ट जो है वो भी मंजूर हो गई। आज इसी हवाले से बात करेंगे। मेहमानों का पहले आपसे तारुफ करवा दूं। सेनेटर निहाल हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। डॉक्टर कयूम सुमरो साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एडवाइज़र टू सीएम सिंध ऑन रिलीजियस अफेयर्स, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का भी। ब्रिगेडियर आसिफ हारून साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रिनाउंड डिफेंस एनालिस्ट हैं, आपकी तशरीफ आवरी का भी शुक्रिया। और सेनेटर मियां अतीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपकी तशरीफ आवरी का भी बेहद शुक्रिया। सेनेटर साहब, आप ही से अगर आगाज़ करें, ये आपको क्या स्टोरी समझ आ रही है कि जो आवाम के सामने कहा गया था कि आइडेंटिफिकेशन भी हो गई, तमाम चीज़ें हो गई और अब यकदम कहा गया कि तहकीक क्यों नहीं आगे चल पा रही क्योंकि शवाहिद नहीं मिले। सादिया, ये 5 अक्टूबर का वाक़या है और इत्तफाक से इसी तरह में जिस दिन ये वाक़या हुआ उस दिन शाम को भी और दूसरे दिन भी कुछ टॉक शोज़ में बैठा और पहली बात मेरी जो करनी थी वो यही थी कि जनाब थोड़ा सा तो सेंस इस्तेमाल कर लें। पुलिस वाले, सिंध पुलिस, मैं फिर कहूंगा, वजह ये जो कहा गया पानी की टैंकी, अरे बाबा अगर कहा जाता ना कि टैंकर कौन से कि जिनके अंदर असले के टैंक पकड़े गए तो हम मान लेते। 120 गज के घर में कितनी बड़ी पानी की टैंकी होगी कि जहां से 5 ट्रक असले के निकल आए और चले गए और ये सब कुछ रात के अंधेरे में हुआ। ना किसी ने लाते देखा, ना किसी ने ले जाते देखा, ना कोई वीडियो बनी, ना ही कोई मीडिया के लोग वहां साथ थे। और माजरत के साथ आज मैं बहुत अच्छा फील नहीं कर रहा कि चीफ मिनिस्टर साहब जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी चंद माह पहले इसी वाक़े से चंद हफ्ते कबल उन्होंने जिम्मेदारी ली, उनको भी आज एम्बैरस किया गया, जनरल बिलाल को भी एम्बैरस किया गया और रेंजर्स को साथ ही उनके सामने लाया गया। वजह क्या है? ये वही काम है कराची के एक पुलिस वाले जिनका नाम राव अनवार है, उनकी स्पेशलिटी क्या है? जाली पुलिस मुकाबले। तो आप कहते हैं कि उन्होंने ये एम्बैरस कराया शख्सियत को, जिन चारों के भी हमने साउंड क्लिप्स चलाए। मैं कभी भी ये मानने को तैयार नहीं कि इतने जिम्मेदार अफसर और इस तरह का बयान दे दें। ये सिर्फ जो रिपोर्ट पहुंचाई जाती है ना, ये उसकी बुनियाद पर ऑल ऑफ अ सडन, क्योंकि जैसे राव अनवार को शौक है कि हर चीज में मीडिया पर आना, पुलिस मुकाबले जाली बनाकर और अपनी नंबरबाजी करनी और शोल्डर प्रमोशंस लेनी, ये मुश्ताक मेहर साहब जो है ना, ये भी कोई उसी तरह के अफसर हैं। अच्छा, और जिस तरह इमाम क्रिएट किया, आखिरी जुमला जरूर बोलूंगा, ठीक है, वो ब्रेक का भी कह रहे हैं, फिर बाकी साउथ अफ्रीका और लंदन, अरे बाबा आप तो अपने घर को नहीं संभाल सकते। आप बात करते हैं साउथ अफ्रीका की, आप बात करते हैं लंदन की, आप बात करते हैं एक सियासी जमात। इतना बड़ा तमाचा आज जो है ना इनके मुंह पर लगा है। चलें, आप चारों जो बड़ी शख्सियात जिनके साउंड क्लिप्स आपने इस वाक़े के हवाले से प्रोग्राम के आगाज में सुने हैं, मियां अतीक साहब कहते हैं कि जी राव अनवार ने एम्बैरस कराया और मुश्ताक मेहर साहब भी राव अनवार की ही तरह के उन्हें शख्सियत जो हैं वो लगती हैं। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू रखेंगे। स्टे ट्यून्ड।
बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। निहाल हाशमी साहब, फौज से लड़ने के लिए असलहा इकट्ठा हुआ था, फिर सुना हमने कि जी 9-10 मुहर्रम को कोई कार्रवाई होनी थी, बड़ी दहशतगर्दी की, सिंध की तारीख में इतना बड़ा असलहा कभी बरामद नहीं हुआ। फिर ये हुआ क्या कि तफ्तीश में कमी आ गई, शवाहिद में कमी आ गई, ये क्या क्यों करना पड़ा पुलिस को ऐसा अदालत में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें दो चीज़ है। एक तो ये हो सकता है कि इंतज़ामिया जो इदारे हैं वो किसी स्ट्रेटजी के तौर पे इसको किया गया है। एक क्लास के मानी ये नहीं है कि इसे ख़त्म कर दिया गया केस। एक क्लास दफ्तर तो में एक स्ट्रेटजी, जब शवाहिद आएंगे किसी फिर को दोबारा शायद खुलेगा, ट्रैप भी किया जा सकता है एक। मगर जो लोग हैं फ्रॉन्जिक, आज के दौर में फ्रॉन्जिक बहुत ईजी है। फ्रॉन्जिक टेस्ट अगर कर लिया गया हो तो मैं समझता हूँ कि हो गया होगा। दूसरी बात यह है कि हाँ, ये ज़रूर है कि इनको एक इंटरम चलान दे देना चाहिए था, जिसमें सेक्शन 512 लगा देते CRPC और कहते कि जी नामालूम अफराद थे और मफरूर हैं, ठीक है, जब मिलेंगे तो हम इनको शामिल कर देंगे। इंटरम चलान दे देते। चूँकि कतगन है, ATL लॉ में कतगन होता है कि विद इन स्पेसिफिक टाइम यू हैव टू सबमिट दैट रिपोर्ट, तो वो अगर कर देते तो ज़्यादा। मगर चूँकि ये ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स, एक चीज़ ज़रूर है कि जब अल्ताफ़ हुसैन के घर में लंदन में रेड किया गया था तो उस वक्त जहाँ पैसे बरामद हुए थे उसके गद्दे से और बिस्तर से, वहाँ पे एक लिस्ट भी बरामद हुई थी, वेपन्स की लिस्ट, जो स्कॉटलैंड यार्ड वालों ने। तो मैं समझता हूँ ये भी सुना कि जी वो उसमें से भी कुछ असलहा यहाँ पे, ये भी हमने उस वक्त बात, इसलिए मैंने फ्रॉन्जिक की बात, इसीलिए मैंने फ्रॉन्जिक की बात की है कि मैं इसमें पूरा शक का फ़ायदा अपने अहलकार को, अपने इदारों को देना चाहता हूँ कि ये बंद नहीं हुआ। ये मैं आपके तवज्जुह से, आपके इदारे से भी, ये वो है कि शवाहिद दोबारा मिलेंगे ये कभी तो नहीं खुल जाएगा मुकदमा, लेकिन अभी सादिया बीबी ये बंद नहीं होगा। सुन लें, ठीक है, ये बंद नहीं होगा। आपके जो मीडिया के दोस्त हैं, अहलकार हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि एक ऐसे मामलात होते हैं जिसमें कौमी सलामती या शहर की सलामती दरपेश होती है, जिसमें बहुत सारे अवामिल पोशीदा होती है, तो इसको इस तरह से इसकी पोस्टमार्टम ना किया जाए। नहीं, हमारे तो सामने एक चीज, बहुत सारे लोगों ने तो हमारे सामने आ रही है ना कि 1.5 महीना पहले कितनी हाइप क्रिएट की गई थी, वो बयानात मैंने आपको सुना दिए। अब एकदम कहा जाता है शवाहिद नहीं मिले जी, एक इनकी भी कोताहियां बता दी कि इनको इस तरह से आके के प्रेस स्टेटमेंट देना चाहिए था, ठीक है, मगर इंटरम और जो 87, 88 की भी कार्रवाई हो सकती थी उसमें, ये नहीं हो सकता। जो मेरे भाई ने कहा ना, मेरे भाई ने कहा कि टंकी में नहीं आ सकता, ये बिल्कुल बरामद हुआ। इस तरह के इतने बड़े हथियार, उनका कहना था कि 120 गज के घर में पानी की टंकी से इतना असला कैसे निकला कि 5 ट्रक भर गए, वो ये कह रहे हैं। ये एक बात हकीकत है अपनी जगह पे कि योम आशूर के मौके पर इस तरह का थ्रेट था और पूरे जो है महीने से पहले हमारी ये कोशिश थी कि खुदा न खास्ता कोई ऐसा बड़ा वाक़या न हो जो कराची के अमन के लिए एक मसला बन जाए। तो उस वक़्त जो पुलिस ने बड़ी मेहनत की, जो आपने एक अच्छे ऑफिसर AIG मुश्ताक महर, मैं इसको इस वक्त सिंध का बहुत बेहतरीन अफसर समझता हूँ, और उनके बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड हैं कि उन्होंने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो एक पिछले 2 साल के अंदर जब से उसको ये जिम्मेदारी दी गई है, एक बड़ा पॉजिटिव और अच्छा किरदार अदा किया है। देखिए, हम क्यों भूल जाते हैं कि इन एरियाज़ में कब्रिस्तानों से मदफून असला पहले भी बरामद हुआ है, और ये वो एरियाज़ हैं जो किसी वक्त नो गो एरियाज़ हुआ करते थे, जो किसी को हिम्मत नहीं होती थी, जुर्रत नहीं होती थी उन एरियाज़ में जाएं, और वहाँ पे ऐसे मकानात आज भी हैं जो किसी की प्रॉपर्टी में नहीं है, जो कहीं उस पर ऑक्यूपेशन नहीं है, खाली पड़े हुए, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम पुलिस और रेंजर्स ये वही काम करेंगी और बिल्कुल करेंगे। और ये जो असला बरामद हुआ था, देखें, 2 सबब होते हैं। असला इंफॉर्मेशन पे डिपेंड करता है, जैसे DG रेंजर साहब ने कहा कि हमारा, देखिए, इंफॉर्मेशन नहीं, मैं इसकी वजाहत कर दूं, का एक कारकुन गिरफ्तार था, उसकी निशानदेही पर यही मैं बता रहा हूँ कि इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे इस तरह के जो है छापे मारे जाते हैं, क्योंकि लॉ एंड इन्फोर्समेंट एजेंसीज की जिम्मेदारी है। अगर उनको, हाँ, काफ़ी ये भी होता है कि चीज़ बरामद हो जाती है लेकिन वहाँ पे लोगों का पता नहीं चलता है कौन लोग हैं। अब उसके लिए इन्वेस्टिगेशन भी चाहिए, उसके लिए टाइम दरकार है। अब ये सारी चीज़ें जो है इस अंदाज में न देखी जाए कि बरामद शुदा माल जो है वो हकीकत नहीं है, वो हकीकत है, और उसकी हकीकत से किसी को इनकार नहीं करना चाहिए। और जहाँ तक मेरे भाई जो है सेनेटर साहब ने कहा, मैं सेनेटर साहब की गुजारिश ये करूँगा, तो मैं वो कह रहा हूँ कि देखिए, इन पुलिस अफसरों ने जो वहाँ पे काम किया है, आप यकीन करें उनमें चंद ऐसे लोग होंगे जिनके ऊपर आप क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इस अमल में
दहशतगर्दी को रुकवाने में और कुर्बानी में सबसे ज़्यादा पुलिस का अमल दखल है। आज भी पिछले 2 साल के अंदर जो रिकॉर्ड पे चीज़ें 700 के करीब पुलिस अहलकार जो है उन्होंने अपनी जानें दी, शहादतें दी है। तो हम उनकी इतनी सारी मेहनत को इस अंदाज में तंज़िया अंदाज में वो कह दें कि जी वो ये ऐसा नहीं है, और ये हकीकत है, ये असला है। और भी मैं बता रहा हूँ, और भी असला जो मदफून जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो हम फाइंड आउट करेंगे। कहा जाए कि बरामदशुदा असलहा जो है वो हकीकत ही नहीं है, कोई फसाना है वहाँ पे मौजूद है, बरामद हुआ है। बट ब्रिगेडियर साहब, आप किस तरीके से एनालाइज करते हैं कि हमें तो बताया गया था कि जो इसके मकासद थे उसको हम आवाम के सामने लाएंगे कि इस असलहे को यहाँ रखने का मकसद क्या था, कौन लेकर आया था, कहाँ से लेकर आया था। फिर ये भी बता दिया साथ कि जी भत्ताखोरी, टारगेट किलिंग के पैसे से, चाइना कटिंग के पैसे से असलहा मिला था। लेकिन फिर पुलिस को ये यहाँ तक नौबत आई क्यों कि जी कहा जाए कि मुकदमा ख़त्म करें? देखिए जी, मैं तो अगेन आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड, क्योंकि ओवरऑल आप देखेंगे कि सिंध में सिंध गवर्नमेंट का, सिंध पुलिस का जो रोल रहा है, मेरे अपने नज़रिए से, मैं गलत भी हो सकता हूँ, वो कमज़ोर रहा है। और जितना रेंजर्स ने वहाँ काम किया है सितंबर 2013 से अब तक, अगर उसके साथ ये जुडिशरी भी साथ चलती, वहाँ पुलिस भी साथ चलती, इसके रिफॉर्म भी साथ हो जाते, जुडिशरी के रिफॉर्म भी साथ हो जाते, तो हम ये जो कहते हैं ना कि 80% तक हमने जो है वहाँ पर अमन कायम कर लिया है। तो अगर 80% तक कर लिया तो हमने तो मुश्किल मरहला गुजार लिया। अब ये 15-20% तो कोई मसला ही नहीं था। ये तो हमारी फौजी टर्म में होता है कि अब ये परसूट है और अभी हमने इसको गो थ्रू करना है। वहाँ रुकावटें आ गई, और अब तो मुझे लग रहा है कि वहाँ कोई हवा ही बदल रही है। निहाल हाशमी साहब की बात से इत्तेफाक यानी आप नहीं कर रहे हैं कि जी होप रखें और इसको ये मत समझें कि बिल्कुल खत्म हो गया। अभी आप देखिए कि एक तरफ जो है जो वो वसीम अख्तर साहब, उनको एकदम छोड़ दिया जाता है, उधर से डॉक्टर आसिम जो है उनको छोड़ दिया जाता है, ये इतना बड़ा वाकया है, उसको छोड़ दिया जाता है। तो ये सब आप देखें तो कुछ लगता है कि कोई रोल बैक तो नहीं हो रहा। तो उस तनाजुर में अब ये देखें कि ये कोई मामूली सी बात नहीं थी। जो जहाँ तक ये असले का ताल्लुक है, ये तो हम बड़े अरसे से सुन रहे हैं कि कराची जो है असले से भरमार है, भरा हुआ है। और मैं आज भी आपको कहता हूं कि ये जो असला मिला है, इस तरह के ज़खायर और भी बहुत से ज़्यादा हैं। तो आप कहते हैं कि कहीं पर ये सारी चीज़ें जो कामयाबियां जिसको कहा गया कि 80% अभी ये इशरतलाबाद जो है वो कोई बाहर का आदमी है, वो गवर्नर है, वो भी MQM का ही एफिलिएटेड रहा है। उसने खुद इस तरह की जो निशानदेही कर दी कि फौज से लड़ने के लिए, रेंजर से लड़ने के लिए। और फिर हमें ये जो रॉ के साथ जो लिंकेज है, ये किसको नहीं पता। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आएंगे तो मियां अतीक साहब से इसका जवाब लेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। मियां अतीक साहब, जो ब्रेक पे जाने से पहले ब्रिगेडियर साहब बात कर रहे थे कि उन्हें खदशा है, अंदेशा है कि जो कामयाबियां हासिल हुई हैं कराची ऑपरेशन में 80% जिसका जिक्र किया जा रहा है कि वो रोल बैक ना हो जाए, 20% रह गया तो अब ये तमाम चीज़ें होने लग गई कि शवाहिद नहीं है, तहकीकात आगे नहीं चल रही हैं। कोई मसलहत है, कोई मुफाहमत हो गई फिर MQM के साथ किसी की? नहीं, देखिए कतई तौर पर ऐसा नहीं है, कोई मुफाहमत नहीं, कोई मसलहत नहीं। और सबसे ज़्यादा MQM ने कुर्बानियाँ दी। कराची हम सबका शहर है, पाकिस्तान का इकोनॉमिक हब है। कौन नहीं चाहेगा कि कराची में अमन ना हो, इसलिए। लेकिन माजरत के साथ हमने जो देखा है, इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम, अपने मकसद की बात, जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है सियासत में, उस तरफ आ गए हैं आज हम कि दूसरे के ऊपर डाल दिया जाता है, लेकिन बग़ैर सोचे समझे। मैं ये कहूँगा कि जब ये इल्ज़ाम लगा रहे थे, अभी सेनेटर साहब सुमरो भाई मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम हैं, इन्होंने वो एडिशनल मुश्ताक महर साहब, उनकी बड़ी तारीफ़ की। वल्लाह आलम, सुनने में तो ये है कि वो भी एक सिफारशी अफसर है,
सिफारिश की बुनियाद पर उनकी पोस्टिंग होती। ये मतलब वहां सब लोग कहते हैं, सही है या गलत है मुझे नहीं पता, लेकिन जो कहते हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन इस मामले में देखिए जो पुलिस की भर्तियां, सिर्फ भर्तियों की बात नहीं होती, यहाँ इस्तेमाल करने की बात होती है कि कौन किसके साथ अटैच्ड है, कौन क्या कर रहा है। अब और ये सब जगह पे साबित हुआ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अगर वो वाकई में इतने काबिल अफसर हैं, इतने माशाल्लाह उन्होंने कारकर्दगियां की हुई हैं, तो क्या उनको समझ नहीं थी किस तरह से उन्होंने ब्रीफ किया एपेक्स कमेटी को? चूंकि जनरल बिलाल भी एपेक्स कमेटी के मेंबर हैं, चीफ मिनिस्टर साहब भी एपेक्स कमेटी के मेंबर हैं, उन्होंने ये इंसल्ट कराई है एपेक्स कमेटी की। अगर देखा जाए क्या इस तरह से पुलिस चलाएगी कराची को? यह कतई मुनासिब बात नहीं है। मैं फिर इस पर यह कहूंगा, देखिए इदारों में पहले भी ऐसे मतलब छापे होते थे, अभी जो कह रहे हैं आइंदा भी होंगे, लेकिन वो हकीकत की बुनियाद पर होने चाहिए। कोई चीज आप किसी के गले में डाल रहे हैं, खुदारा पहले उसकी इन्वेस्टिगेशन तो कर लें। अभी आपने फरमाया कि शायद तहकीकात रोकनी पड़ी, मैं ये कहता हूं कि तहकीकात की गई, करने के बाद मिला ही कुछ नहीं, मिला ही कुछ नहीं, इसलिए ये कहा गया कि शवाहिद नहीं है। मैं फिर ये गुजारिश करूंगा कि जरूर ऑपरेशन जारी रहना चाहिए। जो क्रिमिनल्स हैं, वाकई में ही क्रिमिनल्स हैं, उनको पकड़कर अदालत के थ्रू उनका बिल्कुल वो होना, लेकिन जो सियासी कारकुन हैं उनके खिलाफ नहीं होना चाहिए। जिस तरह इन्होंने कहा कि जी तहकीकात रोकी नहीं गई, तहकीकात हुई और उसके बाद शवाहिद नहीं मिले, ये अलमिया तो हम बहुत सालों से देख रहे हैं कि जी एक चीज होती है, लोग पकड़े जाते हैं, अदालतों में जाते हैं, प्रोसिक्यूशन वीक होती है, पता चलता है शवाहिद नहीं है, एविडेंस नहीं मिले, वो फिर छूट के बाहर आ जाते हैं। वही तमाम लोग, सिर्फ एमक्यूएम के हवाले से नहीं, कोई भी हो। तो यही अगर चलता रहा तो फिर इस किस्म के ऑपरेशन जैसे कराची में ये कैसे कामयाब होंगे? इसमें दो चीज़ है। एक तो मैं अतीक साहब के बात का इसलिए बुरा नहीं मनाऊंगा कि ये बच्चे हैं। बच्चे हैं? हाँ, इनकी अभी रिबॉन्ड हुए हैं 22 तारीख को। अगर ये कहते कि नहीं उनके साथ हैं एमक्यूएम पाकिस्तान की, आप तो ये बच्चे हैं, तो इनकी सारी चीज अभी तो हम मानेंगे। मैं अपने शहर की बात कर रहा हूँ। अच्छा, शहर की और बच्चे वाली बात, ये इतनी उम्र में पहुंच के भी अभी कच्चे हैं। तो ये तो जिस तरह की बातें करते हैं लोग, कहते हैं इसके बारे में अतीक साहब का जवाब, इनकी तंजीम ही बहुत बच्ची है। चलिए तंजीम को देता हूँ। जो बात ये कर रहे हैं वो बात सबको पता है कि कौन लोग करना चाहते थे। जो लोग इस मुल्क से बाहर रहते हैं, जो किसी और के फंडेड हैं, जिन लोगों ने पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात की, तो ये फरिश्ते ने तो ना हथियार नहीं रखा था, असला किसी और ने। और इस बड़ी तादाद में जब असला आता है तो वो एक डंपिंग होता है, और वो यकीनन अब जो सवाल ही यही है कि फिर वो जब कहा जा रहा था कि ये कहाँ से आया, कौन लेकर आया, कितने साल पहले आया, दूसरी जो बात हमारी एक बदकिस्मती रही है कि देखिए जैसे अभी ब्रिगेडियर साहब ने कहा वसीम अख्तर के दौर को अगर आप देखें, जब वो इंटीरियर मिनिस्टर थे तो मुशर्रफ साहब की आमरीत थी, उन्होंने भी बहुत मजबूत किया। उस वक्त काश उनको उस वक्त पकड़ा जाता, काश बार अब जो पकड़ा गया है वो एक लोगों के नजरों में तो उन पर भी जो केसेस अब आप आइए नहीं मिले, वो नाकाम हो गए ना। हमने लोगों पे इन्वेस्टमेंट नहीं की, ट्रेनिंग पे ट्रेनिंग होना चाहिए, एएसआई का चला जाता है एसपी। सिंध गवर्नमेंट की ये बदकिस्मती रही है कि इनकी जो प्रॉपर ट्रेनिंग है, प्रॉपर रिक्रूटमेंट है, प्रॉपर पोस्टिंग है, वो एज ऑफ टुडे नहीं है, और ना मुझे कहीं पे नजर आता है। सिंध की जो पुलिस है वो सिफारिश पे वो बहुत ज्यादा होता है, मेरिट पे नहीं होता है। और आईजी साहब आप देखिए, आज आईजी साहब वो केस भुगत रहे हैं, उनके ऊपर केस दायर है जमाली साहब के ऊपर। मैं इन पे कोई इल्जाम नहीं लगाना चाहता हूँ, ये तो पॉलिटिकल आदमी, मगर ये आया है और इनके अपने डिपार्टमेंट के एक दो नहीं दर्जनों केस हैं जिसमें एडी खादा साहब ने भी मुकदमा किया हुआ था। आपको बताऊं, जो आज आईजी हैं, कि इनकी सीनियरिटी को और इनके प्रमोशन को मुझे जो आपकी बात से समझ आई, बदकिस्मती ये है कि आज भी वक्त है हम ट्रेनिंग पे और ह्यूमन पे इन्वेस्ट करें, आपकी ह्यूमन कैपेबिलिटी पे इन्वेस्ट करें। उसकी ट्रेनिंग, नई सियासी भर्तियां, सिफारिश, ये तमाम चीजें जो दोनों मेहमान यहाँ पे कह रहे हैं, तो उसकी बुनियाद पर वो एक तरफ मुबारकबाद वसूल कर लेती है अपनी एक बहुत बड़ी कार्रवाई पर, और दूसरी जाने पता चलता है कि नहीं जी इसमें तो कुछ निकला ही नहीं, खोदा पहाड़ निकला चूहा, वो वाली मिसाल आ गई। मुझे अपने दोनों भाइयों के जवाब देना है और आपके सवाल का भी जवाब देना है। पहले तो अभी जो भर्तियां हुई हैं 4000 हमने, वो इंतहाई मेरिट
और आप यकीन करें पूरे सिंध के अंदर तमाम तर आपके जो गैर जानिबदार इदारे हैं उनको आप इन्वेस्टिगेट कराएं। मैं आपको दावा से कह रहा हूँ, इनके इसलिए यकीन नहीं आ रहा है क्योंकि ये पंजाब की सूरत हाल देख रहे हैं ना कि जब वहाँ का हाल पंजाब में 30 साल से वही सिपाही जो है आज वहाँ पहुँचा है, क्योंकि वो एक ही खानदान से भर्ती होते हैं, वो इसलिए वो अपनी बात पे हंस रहे हैं। ठीक है, उनको पता है, लेकिन मैं बात पूरी कर दूँ सर, मैं बात पूरी कर दूँ, मैं बात पूरी कर दूँ, वो मैं आपको रेट वो बता दूंगा जो पंजाब से कम है। दूसरी बात ये है, लेकिन है रेट जरूर, दूसरी बात मान रहे हैं कि रेट है चाहे पंजाब से कम है, ये दूसरी बात है। दूसरी बात मैं मैं आपको बात पूरी करने जा रहा था। दूसरी बात ये है कि मेरे भाई अतीक ने कहा और अपने मेरे सेनेटर भाई ने भी कहा, बात यह है कि भाई जो पुलिस की आपने कारकर्दगी बताई, क्या इस पुलिस ने पिछले 2 साल के अंदर तमाम हाई वैल्यू टारगेटेड जो हुए थे क्या हमने अचीव नहीं किए? क्या वो लोग गिरफ्तार नहीं हुए? क्या उनके ऊपर मुकदमात कायम नहीं हुए? क्या वो मुजरिम भागे गए? चाहे आप एयरपोर्ट का सान्या लो, चाहे सफूरा सान्या लो, चाहे अमजद साबरी का कत्ल का मसला हो, या इसके अलावा बहुत सारे जितने सान्या हो चुके हैं कराची के अंदर, चाहे वो फिरका वारियत के हवाले से, लेकिन मैं ये बता दूं, मैं ये जवाब पूरा कर दूं, ये सारे अरेस्ट हुए, ये सिंध पुलिस की कारकर्दगी है। अगर कारकर्दगी न होती, ये कहा कि जो भी हकायक हैं अवाम के सामने खोल के रखेंगे, और इस केस को लेके अजीजाबाद वेपन केस को प्रोब करने के लिए वो ये कह देते हैं कि जी जो एंटी करप्शन लॉ है उस तक को भी अमेंड करेंगे, तो फिर उस केस में निकलता है। मैं बात एक पूरी करूं फिर आपके ये सवाल का जवाब जरूर दूंगा। दूसरी बात ये है कि मुझे ये बता दे मेरे ये भाई जिनकी मरकज में गवर्नमेंट में, पंजाब में भी गवर्नमेंट है, बलोचिस्तान भी इनके पास है, सेंटर भी इनके पास है, कि ये इतना बड़ी तादाद में असला वहाँ पहुँचा कैसे? क्या ये लोग जिम्मेदार नहीं है? ये कहाँ से असला आ रहा है? क्यों कराची में आ रहा है? किसी तरह जो भी है, पोर्ट भी इनके पास थी, ये भी आज इनसे ये सवाल बनता है। मकसद जो भी है आप मुझे ये बता दें कि ये असला पहले पहुंचा कैसे, नंबर 1। दूसरी बात आपने जो कंसर्न सवाल किया, देखें बात यह है कि अभी ये मामला ख़त्म नहीं हुआ है, रुका नहीं है। ये तो मैंने आपको पहले बताया कि बहुत सारा असला अभी भी मदफून है, दफन है, ज़मीन के अंदर दफन है, घरों में अंदर दफन है, कहीं पे भी। लेकिन हमारे पास बिल्कुल मीडिया के साथ ले जाएंगे, सही कह रहे हैं, इंफॉर्मेशन हमारे पास है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हम सबको जो है अनफोल्ड करेंगे और ये सारी चीजें सामने आ जाएंगी। थोड़ा सब्र तो करें। लेकिन उनका भी हाल फिर ये ना हो कि 1.5 महीने की हाइप के बाद पता चले कि रीजन ये है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जाके कहे कि शवाहिद नहीं मिले। स्ट्रेटजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये होता है कि सारी चीजें आप एकदम से वो नहीं करते। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इसका रीजन है क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो हमें मिलती है उससे 10 बंदे और सामने आ जाते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इसलिए कि इन्फॉर्मेशन का हाशमी साहब ने अपनी गुफ्तगू का आगाज ही किया था कि कुछ इदारों की स्ट्रेटजी जो है वो हो सकती है। अब डॉक्टर साहब ने भी यहाँ पर बात की कि जो स्ट्रेटजी है उसका हिस्सा भी हो सकता है। ब्रिगेडियर साहब से ब्रेक से वापस आके जानूंगी कि आखिर ये कौन सी स्ट्रेटजी है कि 1.5 महीने की हाइप के बाद अब ये कह दिया जाता है कि जी शवाहिद नहीं मिले, उसके पीछे क्या स्ट्रेटजी कार फरमाए, जानने की कोशिश करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। ब्रिगेडियर साहब, आपसे हम जानने की कोशिश ये कर रहे थे कि क्या वाकई में जिस तरीके से ये केस हमारे सामने आया और इतने बड़े पैमाने पर इतने बड़े बयानात, इतनी बड़ी शख्सियात के बयानात इस हवाले से आए जिन्होंने ये आवाम से वादा किया कि जी असल हकायक सामने लेकर आएंगे, 1.5 माह के बाद उसको इस तरीके से दाखिले दफ्तर कर देना, ये वाकई किसी स्ट्रैटेजी का हिस्सा हो सकता है? जी वो तो हो सकता है, लेकिन पहले आप तो ये देखिए ना कि ये जो असला जो मिला और जो गवर्नर जो इतना लॉन्गेस्ट गवर्नर वहाँ रहे और उन्होंने बड़े वसूख के साथ ये बात कर दी कि जी इसका कोई मकसद था, तो आप इसका लिंक मिला लीजिए। पहली बात तो ये है कि ये अब किसी को कोई शक शुबा नहीं रहा कि MQM और रॉ का गठजोड़ आज से नहीं है, बहुत पुराना है। कोई 86 से कहते हैं, कोई 89 से कहते हैं। ये तो अब उनके लोगों ने खुद कह दिया ना, PSP के लीडरान ने आके कह दिया
कि जी ये लिंक हैं, इस तरीके से इनकी फंडिंग हो रही है और सारा कुछ है। वो जो आपने लिस्ट की जो बात की वो हैंड रिटन लिस्ट थी, वो टाइप लिस्ट नहीं थी, और यहाँ कहा गया कि जी इसकी वहाँ से कोई लिंक मिलती है। अब दूसरी बात जो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, क्या आपको याद नहीं कि अल्ताफ हुसैन क्यों बार बार फौज को कह रहे थे कि आओ और शुरू करो वहाँ ऑपरेशन? ने कहा कि जी ये वो डिलिबरेटली फौज को ला रहे थे कि जब फौज आएगी तो फिर ये मुझे एक बात बताएं आप, ठीक है आपने अगर चले एमक्यूएम या रॉ के गठजोड़ की बात की, आपने कहा उसमें किसी को शक व शुबा नहीं है, बट जब ये चीजें होंगी, वसीम अख्तर का जिक्र किया जा रहा था कि जी वसीम अख्तर जो हैं वो बाहर आ गए, आपने ही कहा था, फिर उनके बाकी रहनुमा जो हैं वो आ जाते हैं बाहर के जी कोई शवाहिद नहीं थे, कोई इनके खिलाफ कोई चीज साबित नहीं हुई है, बरी कर दिया जाता है, और या फिर ये मामला कि जी इसमें भी कह दिया शवाहिद नहीं मिले, तो फिर इस तरीके से तो उनके मौक़िफ़ को तक़वियत मिलती है ना। देखिए जी ये हमेशा हमने पॉलिसी ऑफ एक्सपीडियंसी और पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज़ किया है। 92 का ऑपरेशन इससे भी सख्त ऑपरेशन था और वो मंतकी अंजाम तक पहुंच सकता था, पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज़, लेकिन बीच में धार में छोड़ दिया गया। अभी यहाँ पे पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज़ होता दिखाई दे रहा है? बिल्कुल लग रहा है, बिल्कुल हो रहा है। आपने क्यों लंदन एमक्यूएम को जो है ना राब्ता कमेटी बनाने की इजाज़त दी? क्यों उसको वहाँ उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले की, वो दूसरी भी वो कर रहा था, पत्नी क्यों उसको पकड़ लिया? ठीक चार्ज करें, ये मीडिया पे चार्ज करे जो पार्टी पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं है उसके मेंबरान को आप कैसे टीवी पे ना आए? चलें ठीक है, लेकिन ये पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज का तो जवाब दें। अब ये वफाक की जमात कर रही पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज कर रही है ऊपर, जो ये अल्ताफ हुसैन के ऊपर, चलो वो तो MI6 मिली हुई है, ब्रिटिश गवर्नमेंट मिला हुआ है, आप तो नहीं ना मिले हुए, आपने कितना परसू किया? देखिए मैं आपको बताऊं, जितना पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज मुशर्रफ दौर में हुआ किसी दौर में नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक, ये पूछे आसिफ हारून साहब, कराची को बेहतर समझते हैं। 100%। और उस पॉलिटिकल कंप्रोमाइज की कंटिन्यूटी हुई इनके दौर में, और उसमें कराची वालों को नहीं पूछा गया कि हुआ क्या। दोनों ने एक दूसरे के, जैसे कहते हैं ना, दूध बख्शवाना, खून बख्शवाने पहुंच गए। अगर आईनी और मजहबी तौर पर पूछे, हमारा भाई बड़ा दीनी आदमी है, मकतूल के वारसीन के अलावा कोई किसी का खून नहीं बख्श सकता, अल्लाह ताला ने ये राइट दी। तो जब हम इस तरह की पॉलिटिकल कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं तो लेवरेज मिलता है। और आपको पता है एक दौर में ऐसा भी हुआ कि एक वज़ीर आज़म लिस्ट लेके गए 1000 कॉन्स्टेबल्स का, और एम्प्टी ब्लैंक अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया उनको और कहा कि जी आप नाम भरें, और 970। लेकिन ये विफाक की जमात पे, यानी आपकी जमात पे भी इल्जाम लगा। हमका तो इल्जाम ये है कि जी ये लोग चले ना जाएं, पार्लियामान से जरूरत पड़ेगी, उसकी बात जो सही लोग हैं। देखिए सेनेटर साहब को एक बात याद दिला दूं, शायद ये कराची में भी रहते हैं। कराची में जब इनकी गवर्नमेंट थी, सिंध गवर्नमेंट, लियाकत जतोई उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, तो कराची सेंट्रल जेल से बहुत सारे लोगों को पेरोल पे रिहा किया गया था। अगर इनका इनकार करे तो मैं सबूत भी दूंगा, तारीख भी बता दूंगा, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट थी, लियाकत जतोई साहब के इंस्ट्रक्शन थे, और आज तक उनके पेरोल का कोई पता नहीं चला, जिसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जो हार्ड एंड फास्ट क्रिमिनल लोग थे, डिक्लेयर थे, उनको पेरोल दिया गया। तो पॉलिटिकल इन्होंने किया। मैंने कहा, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, देखिए मैं बात दूसरी कर रहा हूँ, नहीं मैं आपको कह रहा हूँ, नहीं मैं दावा से कह रहा हूँ, नहीं सर मैं आपको दावा से कह रहा हूँ के लीडर, मैं चीफ मिनिस्टर लियाकत जतोई का नाम लेकर कह रहा हूँ कि उसके दौरे हुकूमत में हुआ। मुझे पता है हर दौर में लोग छोड़े जाते हैं, पेरोल मगर आज तक का जो मुआहदा था उसमें आज तक वो वापस नहीं हो सके। आज तक ये एडमिट नहीं किए कि उन्होंने इतने दहशतगर्दों को एक टाइम में छोड़ दिया जो हजारों की तादाद में थे, वो भी हजारों की तादाद में थे। मैं आपको दावा से कह रहा हूँ, आपको तो मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि आप लियाकत जतोई साहब के गवर्नमेंट को देखें, लेकिन मेरा मकसद ये है कहने का कि मैंने पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी की बात नहीं की, मैंने कहा कि नहीं ऑपरेशनल स्ट्रेटेजी की बात की कि अगर हम ऑपरेशन कर रहे हैं, और अभी जैसे अभी जनरल साहब ने बात की कि बात यह है कि 90 से 91 से ये ऑपरेशन जारी है, और हर वक्त ये ऑपरेशन रहा है वहाँ पे, चाहे वो दहशतगर्दी के खिलाफ हो, चाहे कत्ल गारत के खिलाफ हो, चाहे इसके अलावा टारगेट किलिंग के खिलाफ हो, ये ऑपरेशन रहा है। और हमेशा भुट्टो साहब की जो गवर्नमेंट रही, पीपल्स पार्टी की मोहतरमा की, मैं उसकी बात कर रहा हूँ,
उसके दोनों अदवार में ये ऑपरेशन रहा, चाहे पहले अदवार में और उसके बाद। अगर हमारी गवर्नमेंट के 5 साल पूरे हो जाते, नहीं मैं एक बात, फारूक लगारी उस वक्त गवर्नमेंट को घर न भेजता तो ये ऑपरेशन अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच चुका होता, जो आधे में रह गया। कब शामिल कर रहे हैं हुकूमत? मैं आपको बताऊं, ये बांझ पार्टी हो गई, ये डिलीवर नहीं कर सकते। एक में बात, इन्होंने सिंध में 8 साल में कुछ डिलीवर नहीं किया। शायद जवाब दे दें। लेकिन अगर इन्होंने डिलीवर किया है तो वो भी पंजाब का सबके सामने है। अब सिंध को डिलीवर कर रहे हैं भाई, मरकज की जो डिलीवरी हुई है, मरकज में जो डिलीवर हुआ है वो भी हमें पता है। मरकज में क्या डिलीवर किया, हम मेट्रो बस क्या किया, हम सारी करप्शन की, हर जगह पे करप्शन की, आपने यही बना रहे नहीं, करप्शन अल्लाह माफ करे। हाजी ढूंढ रहे हैं आपको, आपने यही किया। लेकिन जो सिंध में जो आप बड़ा जुल्म किया, मैं कह रहा हूँ लोग नहीं किया, बहुत ही गैर मकबूल पार्टी। मेरे सवाल का जवाब इलेक्शन हम जीत गए, वो तो जनाब सब जवाब नहीं दिया एमकेएम वाला, कोई खड़ा ही नहीं हुआ। कि जल्द देखें, इस पर मुस्कुरा देते हैं आप, जवाब नहीं देते कि एमकेएम शामिल होगी हुकूमत में। हम पॉलिटिकल लोग हैं, हमने हमेशा मफाहमत की सियासत की, सबको साथ मिलाने की सियासत की, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हो जाए तो हमें कोई एतराज नहीं है। हम तो सिंध के मफाद को देखते हैं, मुल्क की मफाद को देखते हैं, हमने तो सबके मफाद को देखा है। हमने तो पाकिस्तान में रहते हुए सबको साथ मिलाने के चला है, हमने रैम किया है। आप अपना हाल देखें, आप भी अपना हाल देखें, आपने जो गवर्नमेंट का बेड़ा गर्क करके दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। 1 महीने के अंदर 40 कत्ल हुए पंजाब में, ये इनकी परफॉर्मेंस है। बट आई होप कि जो यहाँ पे बातें हो रही हैं, जब हम कहते हैं कि जी कराची ऑपरेशन में अगर 80% कामयाबियां, जिसका यहाँ पर जिक्र किया गया, जिसका सब एतराफ भी करते हैं, अगर इसी किस्म की चीजें होती रहीं और इन केसेस को जो आवाम के सामने तो आते हैं लेकिन किसी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचते हैं, उनके पीछे कौन कार फरमा है, कौन ये चीजें करा रहा है, उनको कभी सजाएं नहीं होती हैं, जब तक वो चीज़ नहीं होगी तो आवाम को भी शायद इस चीज़ का यकीन नहीं आएगा कि ये तमाम चीज़ें जो हैं वो दुरुस्त समत में जा रही हैं। और आखिर में दुआई कर सकते हैं कि जी कराची का जिस तरीके से अमन बहाल हुआ है ये इसी तरीके से रहे और जो कार्रवाइयाँ हैं उनमें मुलव्वस असल चेहरे जो हैं वो भी आवाम के सामने आए। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।